कई एग्ज़ामों की तैयारी एक साथ कैसे करें। वैसे तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि हम बहुत कम लोग होंगे जो एक चीज़ को टारगेट करके चल रहे हैं। क्योंकि देखो यार, इतना जब आप तैयारी करते हो, सब करते हो ना, तो लाइफ में आपका ना प्लान की जरूरत नहीं है। मतलब ये मान के चलो कि एक तो हमारा मेन टारगेट है कि हाँ, हमको इसको अचीव करना है, एनी हाउ एनी सिचुएशन। लेकिन एक चीज़ आपको पता है कि एक टाइम के बाद वो आप जॉब सिक्योर कर सकें, क्योंकि यार अपनी एज भी जाती है इन सब चीज़ों में तैयारी वैयारी करने के चक्कर में, और मेंटली हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं होता है। ये मैं मतलब किसी और के नहीं, केवल मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो मैंने फील किया है, जिस तरीके से मैं चलिए मैं अपना आपका एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने कभी तैयारी ये सोच के नहीं करी है कि एग्ज़ाम कब होगा, सीट कितनी है। मतलब मैंने हमेशा ये सोचा है कि एग्ज़ाम अगर फॉर्म भरा गया है तो एग्ज़ाम आज नहीं तो कल होगा, और जब भी एग्ज़ाम होगा उसमें से एक सीट अपनी करनी है, हर हाल करनी है। और वही चीज़ मैंने किया, मैं पढ़ती गई। हाँ, तो एक लोग हैं मेरे आपस में, वो लोग बहुत सोचते हैं इस बारे में कि अरे कैसे हो पाएगा, सीटें इतनी कम है, कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है। भाई साहब, अगर हम ये सब सोच के चलेंगे ना तो हम कभी नहीं आगे बढ़ पाएंगे, कभी भी प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। हमें बस ये सोचना है, ये टारगेट करना है कि एक है ना कि बस हमें मछली की आँख रखनी चाहिए। उसी प्रकार से हमें एग्ज़ाम के लिए केवल एक सीट रखनी चाहिए। अगर अभी एमपी में 7,000 कुछ सीटें हैं, तो 7,000 हमें नहीं काउंट करनी, हमारे 7,000 में से हमारी एक सीट है और हमें कुछ नहीं पता है। ये सोच के आप तैयारी करेंगे। आप जब एक साथ कई एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, ये कहने बहुत है कि आप एक साथ एग्ज़ाम कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट हैं, सबका अपना सब्जेक्ट है। अगर आप ऊपर के 9, 10, 11, 12 तक कुछ भी करोगे, जैसे मेरा है एसएसटी है, तो मुझे एसएसटी में जैसे आपका टी भी होता है ना, उसमें तो एसएसटी के चारों क्वेश्चन पूछता है, और एमआरएस होता है, उसमें से 2 ऑप्शन में लेता है, आपको 2 भी सेट करना है। उसी तरह केवीएस होता है, उसमें भी ऐसे ही होता है। लेकिन होता है तो यार वही है ना, सब्जेक्ट तो वही है ना हमारा, कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी है। क्योंकि आप अगर जब सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें एनसीईआरटी मस्ट हो जाती है, क्योंकि एनसीईआरटी से ना सीधे आपका ज्योग्राफी जो शब्द है, वो कोई भी बच्चा चाहे जीएस की तैयारी कर रहा हो, चाहे अपना सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा हो, इवन यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहा हो, अगर आपने 11th 12th ज्योग्राफी अच्छे से कर ली है तो मैं गारंटी देती हूँ कि उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, 9 to 9 क्वेश्चन आते हैं। सोच लीजिए। तो आपको सारे जितने भी एग्ज़ाम हैं, आपको सबका सिलेबस देखना है कि इसका सिलेबस कितना मैच करता है। उसमें से 2 ही एक टॉपिक होते हैं जो छोड़ता नहीं, तो हर जगह पकड़। मैंने भी ऐसा ही किया है। मेरा एमआरएस और मैं केवीएस, टीजीटी, पीजीटी की और DSSB इनकी प्रिपरेशन अलग से करूँगी। उसमें से मेरा जो कॉमन है कि उसमें एनसीईआरटी फॉलो करना है और एक ऑथेंटिक बुक करनी है। और जैसे एनसीईआरटी करने के बाद ना महेश वर्ल्ड वार की आती है, वो बहुत बेस्ट बुक है। अच्छा खाता क्वेश्चन से पूछ लेता है, नहीं तो डोसेंट है, आपका उससे भी काम हो जाता है। लेकिन उस पर आप करना टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट भी आते हैं। अब ये मेरे लिए, जैसे मेरा इंग्लिश है ना, तो इंग्लिश मेरा बहुत एग्जामों में इंग्लिश नहीं आता है, तो मेरे लिए नया चीज़ है। टीचिंग एप्टीट्यूड तो चलो कोई बात नहीं, हम सीटेट की प्रिपरेशन करते हैं हम लोग, तो सीटेट में तो उसे हो जाता है, रिविजन ही करना होता है, लेकिन है एक्स्ट्रा टाइम, मतलब उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, वो अलग से हमारा रहता है। तो हम पहले टारगेट करते हैं कि मेरे सारे एग्जामों में क्या मैच कर रहा है, हम उनको एक जगह राइट कर देते हैं कि ये आना है, और उसकी प्रिपरेशन में जो मेरा हमारा एक्स्ट्रा बचता है, इसके लिए हम ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए हम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जो फर्स्ट पेपर है ना, जिसका हो जाए केवीएस हो जाए, DSSB हो जाए, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया और रीजनिंग हो गया, ये सब ना आपका केवल रिविजन पे डिपेंड करता है, आपको रिविजन करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से एक साथ प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैन मेक्स परफेक्ट। हम प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे ना, उतना ही हम परफेक्ट होंगे। तो प्रैक्टिस खूब करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। पीजीटी का एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो गया, तो अब हम उसको ध्यान देंगे जो हमारा एग्ज़ाम लगा हुआ है। अभी पेंसिल से राइट किया, सारा क्लियर नहीं आ रहा अभी लग रहा। देखिए एस्टेट है, एस्टेट में मेरा ना एस्टेट 1 तो मेरा क्वालिफाई था, निकला हुआ था। एस्टेट 2 है, उसमें मेरा हिस्ट्री है। हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री आती है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत स्पेसिफिक टॉपिक दे रखा, जैसे कि पुनर्जागरण काल जो 13वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक था। इसमें ना बुक्स वगैरह बहुत आती हैं। उसके बाद औद्योगिक क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि 1789 में हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये मुझे ना आज के आज फिनिश करना है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बुक से भी मैंने पढ़ रखा मैंने, और मैंने वीडियोस भी कर रखे थे, मुझे रिवीजन करना, मैंने नोट्स भी बना रखे थे। और उसके बाद ना वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मेरे पास ना विश्व इतिहास आर्य कंपटीशन है, ये बुक भी बहुत अच्छी आती है। और ये ना जो हमारा इतिहास है, भारतीय इतिहास है, उसके लिए भी आर्य पब्लिकेशन बहुत अच्छी बुक है, उससे ना बहुत अच्छा कंटेंट दिया है। देखिए ये आपका पुनर्जागरण का है, ये जैसे मैंने बताया ना कि रिवीजन हो चुका है मेरा इसका। उसके बाद अमेरिका की क्रांति है, ये फ्रांस की क्रांति है। देखिए इतना अच्छा सा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, उसको उसने हाईलाइट कर दिया है, जैसे कि लेटर द कहाँ से
अपने यहाँ जैसे रॉलेट एक्ट लागू हुआ था ना, वैसे ये लेटर तक आते था, किसी को भी बिना वारंट के पकड़ सकते हैं। इसमें जैसे विद्रोह वाल्टियर थे, इनको बास्तिल के दुर्ग में कैद किया गया था। बास्तिल दुर्ग का पतन कब हुआ था, फ्रांस की मुद्रा क्या थी, इसमें बहुत अच्छे से इसमें दे रखा है। उसके बाद इसके लास्ट में ना फैक्ट दे रखा, मतलब अगर एस्टेट में तो ये फैक्ट के से ही फंस जाना चाहिए। देखते हैं, एग्ज़ाम होगा उसके बाद आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट, ये फ्रांस की रिवोल्यूशन पे आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे पहले पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। नेपोलियन बोल रहे थे, नेपोलियन कोड था, उसमें से 5 चीज़ें कही गई थी, 5 बात कही गई थी, जिसमें से कि 4 पूछ ली गई थी। ये 5 बात थी, इसमें ये आया था, ये आया था, ये आया था, मतलब 4 पूछे गए थे, एक अलग था, उसमें से कौन सा नहीं था ये आपको सिलेक्ट करना था। इसके बाद ये मैं उस पर शॉर्ट नोट तैयार कर लेती हूँ। ये मेरा तैयारी में क्वेश्चन जो आए हुए हैं, जो मेरे से रॉन्ग हो रहे हैं, वो मैं शॉर्ट नोट पे प्रिपरेशन कर रही हूँ इसका। इसके बाद ये मेरा NCERT है भूगोल की, उसमें से मुझे कुछ ही टॉपिक करने हैं, बार बार पूछता है, क्योंकि यार इस टाइम में मैं एस्टेट पे लगी हुई हूँ। उसके बाद तैयारी 4 पे, क्योंकि मेरा मेन फोकस यही है कि अगर अभी बिहार पे जॉब कर रहे हैं ना, तो यहाँ का एग्ज़ाम कुछ करके कैसे भी हो जाए। तो इसी तरह ना आप लोग भी कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट है, मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, या जो भी वर्किंग है उनके लिए डिफिकल्ट होता है एक्स्ट्रा टाइम निकालना, लेकिन भाई कुछ लाइफ में कुछ पाना है तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। और हम ये सरकार कैसे पेपर करा रही है, कैसे नहीं करा रही, ये सब हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ये सारे एक्सक्यूजेस होते हैं यार, ये सब कहने से हमारा ही माइंड डाइवर्ट होगा और हम ही डिस्टर्ब होंगे। इसलिए अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए,